चलिए दोस्तों, आ जाइए सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हमारा आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हमने किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कशन किया है। और दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ALP टेक्नीशियन, NTPC, RPF कांस्टेबल, SI और साथ ही साथ प्यारे साथियों इसमें ग्रुप डी का भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्त अभी तक सोए हुए हैं सभी लोग तैयार हो जाइए भैया, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर पर ही हम लोग विशेष ध्यान देते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग आइए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है, आपका तैयारी किस लेवल तक पहुँच चुका है दोस्तों। तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिया गया है। पढ़िए पहले सवाल को और इसका आंसर तुरंत दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़िए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुरंत दीजिए दोस्तों। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है दोस्तों इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन एक गैस होता है दोस्तों, उसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं। तो याद रखेंगे क्लोरीन जो गैस है ये Cl2 होता है, क्लोरीन गैस। इसका उपयोग किसके निर्माण में करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के निर्माण में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी। चलिएगा, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर को प्यारे साथियों विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। कौन सा चूर्ण, तो बताएंगे दोस्तों विरंजक चूर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है पेपर में यहाँ पर नाम न देके इसका रासायनिक सूत्र दे देता है। तो इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे आप लोग। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्लियर है दोस्त। चलिए इतना बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। देखिए जब धातु दोस्तों जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, एक धातु हो गया प्लस इसमें क्या मिल गया, अम्ल मिल गया। ठीक है, तो क्या बनाएगा दोस्त, क्या बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, क्या बनाएगी दोस्तों, बस 2 चीज़ बनाएगी। एक बनाएगी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन। क्लियर है, लवण और हाइड्रोजन। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें आपको कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिएगा आगे चलें हम लोग, बताते रहिए दोस्तों। एक बार दोस्त आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। जितने भी आपके दोस्त भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों धातु और अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि ... शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। देखिए दोस्तों समझने की बात यहाँ पर यह है कि कौन सा प्रजनन शामिल है तो विविधता बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। कौन सा प्रजनन, तो दोस्तों इसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं दोस्त, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन अगर शामिल है तो विविधता बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी दोस्तों। क्लियर है, लैंगिक प्रजनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। कोई दिक्कत परेशानी।
चलिए देखिए दोस्तों, लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन तभी संभव है जब नर युग्मक और प्लस मादा युग्मक, क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, दोनों जब मिलते हैं, मादा युग्मक या अंड कोशिका बोल सकते हैं, सीधी बात है, अंड कोशिका बोल सकते हैं, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ये जब दोनों मिलते हैं दोस्तों, जब ये दोनों मिलते हैं तो जानते हैं यहाँ पर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है, जाइगोट भी बोलते हैं इसको, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा विविधता कब उत्पन्न होगा, जब लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक प्रजनन जब होगा दोस्तों तो ज़्यादा विविधता आएगी। देखिए मनुष्य बहुत सारे हैं, जानवर बहुत सारे हैं, आपने कभी देखा कि हर एक मनुष्य एक ही का शक्ल का है? नहीं है। हर एक जानवर एक ही शक्ल का है? नहीं है। सबका अलग अलग आकार शेप होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैंगिक प्रजनन होती है। क्लियर है? लैंगिक प्रजनन होती है इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? जिसमें अलैंगिक प्रजनन होगा उसमें हर चीज़ एक ही जैसा होता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक गुलाब का पौधा ले लीजिए, गुलाब का फूल आपने देखा भैया, गुलाब का फूल सभी लोग देखे हैं, ठीक है, गुलाब का फूल सभी लोग देखे हैं। क्या गुलाब के फूल, अगर गुलाब का पौधा आप एक जगह देखे हैं कहीं और देखिए, देखिए तो उसमें अगर एक कलर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिससे हालांकि गुलाब के पौधे कई कलर के आते हैं, फूल इसके कई कलर के आते हैं, लाल है, पीला, नीला, बहुत सारे कलर के होते हैं, लेकिन हम पार्टिकुलर किसी एक कलर की बात कर रहे हैं। अगर आप लाल गुलाब ले लीजिए तो लाल गुलाब आप अपने घर में लगा दिए 4-5 जगह हैं, देखिए सभी के जो हैं सभी के सभी आकृति एक जैसी होगी, सभी के सभी हर चीज़ सेम टू सेम मिलता रहेगा। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। उसमें होता है दोस्तों कायिक प्रजनन। गुलाब के पौधे को आप कैसे लगाया है? आपने डार को काटा है और इस डार को क्या किया है, जमीन में धंसा दिया है, लगा दिए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। क्लियर है? तो ज़्यादा विविधता कब उत्पन्न होती है? जब लैंगिक प्रजनन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों कक्षा की संख्या अगर बात करते हैं तो कक्षा अगर बात करें हम लोग सेल की बात करें, 1 2 3 ऐसे सेल बनते हैं प्यारे साथियों, ये सब सेल हैं। इसका नाम भी पार्टिकुलर नाम भी दे देते हैं। देखिएगा एक के कोष है, पहला कक्षा है, ठीक, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, यल कोष मान लिए, तीसरा कक्षा ये है, इसको यम कक्षा मान लिए, चौथा कक्षा यह है, इसको यन कक्षा मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो यम कक्षा है, यम कक्षा का मतलब किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है दोस्तों। देखिएगा यम कक्षा ये है, इस ये यम कक्षा कौन सा कक्षा है? आप कहेंगे तीसरा कक्षा है। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं कैसे? 2n² के फॉर्म में, 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। इलेक्ट्रॉनों का भराव किस रूप में होता है? 2n² के रूप में होता है। इस बात को अपने कॉपी में नोट करेंगे दोस्तों। अब कहेंगे भैया n क्या है? तो n भैया कक्षों की संख्या है। n क्या है? कक्षों की संख्या है। देखिए अगर हम पहले यहाँ पर k कक्षा लेते हैं तो 2 इंटू n का मान क्या हो जाएगा? पहला कक्षा है, n का मान 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी जो पहला कक्षा ये वाला है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो आप बताएंगे भैया 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर दूसरी कक्षा की बात करते हैं यल कोष में, अगर हम यल कोष की बात करें तो यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 n का मतलब क्या हो जाएगा भाई? दूसरा कक्षा है ना यहाँ पर, तो n का मान हम ले लेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। यानी यल कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर यम कोष में बताएं दोस्त, यम कोष की अगर बात किया जाए तो यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 n का मान क्या हो जाएगा? तीसरा कक्षा है तो n का मान हो जाएगा दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 2 गुना 9
9 दूनी 18, 9 दूनी दोस्तों 18, यानी यम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यम कक्षा में प्यारे साथियों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यन कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों, यन कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? जो स्वाद का पता लगाया जाता है, देखिए जब हम कोई चीज़ खाए हैं तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो चीज़ स्वाद का पता लगाता है कि स्वाद कैसा है, उस अभिग्राहक को क्या कहते हैं दोस्तों? उस अभिग्राहक को क्या कहते हैं? क्या संवेदिक अभिग्राहक बोलते हैं? नहीं, संवेदिक का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ छू रहे हैं तो छूने पर कुछ महसूस होता है ना उस पर, भाई कोई चीज़ छू रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ छुए हैं, लुज लग रहा है, तो इस संवेदी हो गया, इसको संवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेकिन और यहाँ पर देखिए घ्राण अभिग्राहक क्या होता है? जैसे मान घ्राण मतलब सूंघना, घ्राण माने क्या होता है? सूंघना। घ्राण का मतलब होता है सूंघना। जब कोई आप सूंघ कर पता लगाते हैं किसी चीज़ को कैसा है, तो उसको घ्राण अभिग्राहक बोलते हैं। क्लियर है? चलिएगा उसी प्रकार दोस्तों जब स्वाद का पता लगाते हैं तो जो स्वाद होता है दोस्तों वह रसस्वेदी अभिग्राहक से पता लगाते हैं। कौन से अभिग्राहक से? रसस्वेदी अभिग्राहक से पता लगाते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए जीभ दोस्तों, हमारा जीभ ये है, ठीक है, देखिएगा ये हम लोगों का जीभ होता है इस प्रकार से। चलिए ये जीभ है दोस्तों, ठीक है, ये जीभ है। इस जीभ में कितने हिस्से हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हिस्से होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हिस्से होते हैं 4 प्रकार के दोस्तों। जीभ में 4 प्रकार के हिस्से होते हैं। क्लियर है? जीभ में कितने प्रकार के हिस्से हैं भैया? तो 4 प्रकार के हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों सभी के सभी क्या बताते हैं? स्वाद बताते हैं। अब बताइए यहाँ पीछे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पीछे से जीभ के पिछले हिस्से से हम इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम दे रहे हैं 2, इसका नाम दे रहे हैं 3, इसका नाम दे रहे हैं दोस्तों 4। जीभ के पिछले वाले हिस्से से किस स्वाद का पता लगाते हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों। जीभ के अगले वाले हिस्से से किस स्वाद का पता लगाते हैं और बगल वाले से किस स्वाद का पता लगाते हैं? और यहाँ पर दोस्तों 5वां देते हैं बीच वाला, बीच से किसका पता लगाते हैं? देखिए दोस्त, जो बगल वाला हिस्सा यहाँ से खट्टा जो चीज़ होता है, खट्टा स्वाद का पता लगता है। किसका? खट्टे स्वाद का। खट्टे स्वाद का पता कहाँ से लगता है? साइड वाले से। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? बताएंगे एक बार, क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि जो स्वाद का पता लगाते हैं। हालांकि दोस्तों ये 5वां नहीं कहेंगे हम लोग, ये सॉरी यहाँ पर 5वां नहीं है, 4 ही होता है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी जो 3 बचे हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 2 बच गए ना, यहाँ पर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में भरिए कि कौन कौन सा पता लगाते हैं। पीछे का बताइए आप लोग, पीछे का और आगे का, पीछे और आगे, पीछे से और आगे से, जीभ के पिछले हिस्से और अगले हिस्से से किस स्वाद का पता लगाते हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक, जी कैपिटल जी है दोस्तों, याद रखिएगा। कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। कैपिटल जी का जो मूल्य का मतलब उसका मान, मूल्य का मतलब क्या दोस्तों? मूल्य का कुछ मतलब और नहीं, मूल्य का मतलब मान है। यानी कैपिटल जी का मान किसके द्वारा खोजा गया था? कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका खोज करने वाले एक वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे दोस्तों, हेनरी यहाँ पर कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर हम जी की मान की बात करते हैं दोस्तों, तो जी का मान क्या होता है? तो ये भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे प्यारे साथियों। जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। ये तो जी का मान होता है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर उठाएंगे, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर उठाएंगे पेपर, तो उसमें पूछा गया है कि जो जी है, कैपिटल जी है, इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे यहाँ पर।
देखिए मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक होता है कैपिटल जी का यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ये मान होता है 6.67 × 10⁻11। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिश। कौन से वेंडिश हैं भैया? हेनरी कैवेंडिश हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बात सही है, ये तो सही बात है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये भी बात सही है। अम्ल क्षार जब मिलते हैं, अम्ल और जब क्षार मिलते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो दो चीज़ बनता है। एक तो बनता है लवण, लवण मतलब क्या होता है दोस्तों? नमक प्लस पानी बनता है, ठीक है, ये तो बात सही है, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। लेकिन कहा कौन सा गुण नहीं है? तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है ना भैया ना, अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है। कड़वा किसका होता है? क्षार का होता है। किसका होता है? क्षार का होता है। तो इसका कौन सा गुण नहीं होगा? तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह अम्ल का गुण नहीं है भैया, ठीक है। अच्छा यहाँ से कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे, देखिए अम्ल जो होता है दोस्त, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो याद रखिएगा ऐसे, अनीला, ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है। अनीला, एक होता है छालीनी, अब यहाँ ट्रिक से कैसे काम करेगा? अ माने अम्ल, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। छा का मतलब होता है दोस्तों क्षार, ल का मतलब हो जाएगा यहाँ से लाल, ये हो जाएगा नीला, और जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्लियर है? बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डॉट 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 की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। देखिए लोहा है, यहाँ पर देखिए लोहा है, इसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दिया जाता है ताकि लोहा खराब ना हो। तो जो परत चढ़ाते हैं उसको कोटिंग बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम पूछा गया है दोस्त, उस प्रक्रिया का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होते हैं भैया? गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि दोस्तों देखिए सी वाला ऑप्शन है, ये बी की जगह लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर है दोस्त, ठीक है, बताएंगे एक बार। गैल्वेनाइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है भैया? एक हथौड़ा है इस प्रकार, देखिए ये हथौड़ा है, इसको ऊपर उठाया गया है, तो इसमें क्या है? देखिए जब ऊपर उठाया है तो इसकी क्या बढ़ गई? हाइट। क्या हो गई दोस्तों? हाइट, ऊंचाई बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है? स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, मांसपेशी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा है दोस्तों? जब इसको उठाए हैं तो इसमें हाइट हो गया, एक देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी पी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। हाइट इसमें है कि नहीं है? बताइए, इसमें हाइट है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब हाइट आ गया तो इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से समझिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास, हथौड़ा को ऊपर उठा लिया गया है, अब पूछा गया है कि इसमें कौन सी ऊर्जा है? जब हथौड़ा को उठाएंगे आप, तो जब हथौड़ा पहले ऐसे रहा होगा, ठीक है, हथौड़ा ऐसे रहा होगा पहले, जब इसको ऊपर उठाए हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हुआ है दोस्तों? बढ़ गया है, ऊंचाई में परिवर्तन आ गया है, ऊंचाई इसका आ गया है। और जब ऊंचाई आ गया दोस्तों तो आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। जब ऊंचाई आया इसका मतलब हाइट में बदलाव आया है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? जब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसमें गतिज ऊर्जा मार देंगे, क्यों? क्योंकि कहेंगे भैया हथौड़ा उठा रहे हैं, गति कर रहा है ना। जब हथौड़ा उठाए हैं तो ऊंचाई हुआ इसका, ऊंचाई,
जब ऊंचाई आया है तो इसका मतलब कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा कुछ और नहीं, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज प्लस स्थितिज, दोनों ऊर्जा को जब जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है दोस्त। देखिए, ये तालिका होता है, पीरियाडिक टेबल होता है यहाँ पर, ठीक है, ये पीरियाडिक टेबल है। अब जब आप इसमें जब ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये पीरियाडिक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर पीरियाडिक टेबल है। आपने भैया ऊपर से नीचे चला, ऊपर से नीचे चला, इसका मतलब आपने वर्ग में चला, क्लियर है। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, देखिएगा, सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है, या परमाणविक आकार कम हो जाती है। आकार भैया बढ़ता है, ये तो गलत बात है, ठीक है, सेल घटती है नहीं, सेल की संख्या बढ़ती है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सेल की संख्या बढ़ जाती है। सेल का मतलब कक्षा, ठीक है, इसमें जो सेल होते हैं, कक्षा होते हैं, कक्षों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए सोडियम, यहाँ पर क्या है भैया, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। पोटेशियम का क्या है भैया, 19 है। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का क्या होता है दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर क्या होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2 8 1 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अभी आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सोडियम के बाद यहाँ पर क्या है, पोटेशियम। तो देखिए क्या होगा, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, पोटेशियम का होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 1 होगा, ठीक है, 2 8 8 1। इसमें देखिए, इसमें कितने कक्षा यानी सेल हैं, 1 2 3। इसमें कितने सेल हैं, 3 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो जो ही आपने ऊपर से नीचे आया तो आपने क्या पाया कि जो कक्षों की संख्या है, सेलों की संख्या है, वह इंक्रीज हो रही है दोस्त, बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर मानव का फिगर है, ठीक है। अभी यहाँ पर हर चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम क्या है, बाईं वृक्क धमनी है, ये जो धमनी है दोस्त, और ये क्या है, ये यहाँ पर बायां वृक्क है, ठीक है, ये बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क हो जाएगा। वृक्क का काम क्या होता है, वृक्क का काम क्या होता है बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर ये तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, इसको मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पर आकर मूत्र जो होता है इकट्ठा होता है, ठीक है, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, इसको मूत्राशय बोला जाता है। अब इसके जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी आकृति है, ठीक है दोस्त। इसको हम कोई कलर ले लेते हैं दूसरा, चलिएगा। यहाँ पर इसकी आकृति इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। शिश्न में ये जो होता है, शिश्न होता है, तो ये जो मूत्र मार्ग होता है, इसी के रास्ते दोस्तों मूत्र भी निकलता है बाहर, और इसी के रास्ते वीर्य भी बाहर निकलता है। यानी ये संयुक्त रास्ता होता है, किसका किसका, मूत्र और वीर्य का, मूत्र और वीर्य का, ठीक है। मूत्र और वीर्य का ये संयुक्त रास्ता क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों क्या चीज़, मूत्र मार्ग होता है। ये जो मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, यही मूत्र और वीर्य का क्या होता है, यहाँ पर
संयुक्त रास्ता होता है। तो मूत्र मार्ग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, मूत्र मार्ग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सी वाला ऑप्शन बी पर लिखा गया है, सी वाला ऑप्शन दोस्तों बी पर लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है, क्लियर है। मूत्रवाहिनी, यहाँ पर देखिए मूत्रवाहिनी का क्या होता है, यहाँ पर मूत्रवाहिनी, यहाँ पर है। इसके रास्ते देखिए वृक्क में मूत्र आता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से इस मूत्रवाहिनी के रास्ते कहाँ पर आता है, मूत्राशय में आता है। ठीक है, यहाँ से मूत्राशय में आता है और यहाँ से मूत्रमार्ग के द्वारा निकल जाता है। आप लोग हमें एक बात कमेंट करके बताएंगे कि जो शुक्राणु होते हैं दोस्त, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कितना से कम होता है, बताएंगे। दांतों में सड़न कब शुरू होती है, दांतों में दोस्त सड़न कब शुरू हो जाती है, जब पीएच मान क्या होता है 5.7 से कम हो जाता है, या 5.5 से कम होता है, या फिर 5.6 से कम होता है, या फिर 5.4 से कम होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए दोस्त आप लोग। देखिए मुंह का अगर पीएच मान 5.5 यानी 5.5 से कम हो गया तो दांतों का क्षरण होने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.5। क्लियर है, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया तो दांतों का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। क्लियर है, याद रखेंगे इतनी बात। चलिए अच्छा कुछ इसमें और चीज़ें समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दांत पर एक इनेमल तत्व पाया जाता है जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, जो बहुत कठोर होता है। ठीक है दोस्त, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पीएच की अगर बात करते हैं, पीएच की अगर बात करें दोस्त, तो पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। कुछ लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन पेपर में दोस्तों आया था तो पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन दिया था। क्लियर है, तो पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन आप लोग याद रखेंगे इस प्रकार से, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा पीएच स्केल होता है दोस्तों, पीएच स्केल जो कि 0 से लेकर 14 तक लिखा होता है, बीच में एक संख्या होती है 7 पर अगर जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। क्लियर है, ये पीएच स्केल का खोज कौन किया था, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, पीएच स्केल का खोज कौन किया था दोस्तों। चलिए आगे चल लेते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का मतलब कुछ और नहीं दोस्तों, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी। जानते हैं जब पेपर में आता है एम्फोटेरिक, लड़का घबरा जाता है कि एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक का कुछ मतलब और नहीं उभयधर्मी ही होता है दोस्त। क्या होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी क्या होते हैं जरा बताएंगे आप लोग, उभयधर्मी क्या होता है आप लोग बताएंगे, क्या होता है कि उभयधर्मी किसे कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे, बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड आप किसे कहेंगे, आप लोग बताइए। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों में अभिक्रिया कर जाए उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए धातु जो होता है, ऐसा धातु लीजिए जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर जाए और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर जाए, उसे क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे बोला जाता है। क्लियर है दोस्त, बताइए। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कि क्या है दोस्तों, उभयधर्मी है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उभयधर्मी समझ गए किसे कहते हैं, ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों में भी क्रिया कर जाए उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
तो इस बात को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। और हम कुछ और उदाहरण देते हैं यहाँ पर। चलिए, उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ और उदाहरण ले रहे हैं। कौन कौन से और होते हैं देखिए, एक होता है दोस्तों जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्लियर है। एक होता है दोस्तों लेड ऑक्साइड, PbO, क्या होता है भैया, PbO, ये लेड ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्लियर है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो आपने पढ़ा किया, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, उभयधर्मी है। इसके साथ ही साथ स्टेनस ऑक्साइड भी याद रखेंगे, SnO2, स्टेनस ऑक्साइड, ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्लियर है दोस्त, बताएंगे एक बार दोस्त, सभी लोग बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको। बताइए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो कुछ और भी नोट कर लेंगे, यहाँ पर कुछ और उदाहरण नोट कर लेंगे। एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, AlOH का होल ट्वाइज, H होल थ्रायन होता है दोस्तों, AlOH का होल थ्रायन, ये क्या है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड है। ये भी क्या है दोस्तों, उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है। बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड होता है दोस्तों, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी के सभी जो ऑक्साइड हैं, ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो जो ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, VIT हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु तत्वों से बनी हैं। कितने तत्वों से बनी हैं। हर एक वस्तु, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपने जितनी भी वस्तुएं देखें वो सभी के सभी कितने तत्वों से मिलके बनी हैं, बताइए। गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, ये सभी के सभी क्या हैं, एक वस्तु हैं। ये सभी के सभी किससे, कितने तत्वों से मिलकर बने हैं दोस्तों। ये सभी प्यारे साथियों 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, 5 तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से तत्व हैं। वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। जब मनुष्य मर जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों में क्या होता है, विलीन हो जाता है। जैसे देखिए, जब मर गया आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसको क्या करते हैं दोस्त, उसको जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं। अग्नि पा गया, आग में चला गया, उसके बाद उसको जल प्रवाह करते हैं, मतलब उसकी जो कुछ अस्थियां होती हैं जल में डालते हैं, जल में चला गया। ठीक है, और पृथ्वी पर उसको हालांकि जलाते हैं तो पृथ्वी में भी चला गया। वायु में भी जब जाएंगे तो क्या होता है, धुआं उठता है, वायु में जाता है, वायु में विलीन हो गया। और आकाश में तो होगा करेगा क्योंकि आकाश में जा ही रहा वायु। ठीक है, तो 5 तत्वों से मिलकर हर एक वस्तु बनी होती हैं। कौन कौन से, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऊतक क्या होता है। ऊतक दोस्तों देखिए, ऊतक क्या होता है, एक समान कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऊतक क्या होता है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, दिखने में भी समान हो और कार्य करने में भी समान हो, उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न है,
के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। देखिए दोस्तों, जड़, तना, पत्ती के माध्यम से प्रजनन किसमें होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मुकुलन में दोस्तों, मुकुलन जो है, मुकुलन एक प्रजनन का प्रकार होता है जो कि किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में पूछा जाता है प्रश्न कि हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे मुकुलन के द्वारा होता है। अभी होता क्या इसमें, देखिए कुछ इस प्रकार से हाइड्रा होता है, इसमें ऐसे यहाँ से कुछ अलग से बढ़ता है यहाँ पर, और कुछ समय बाद यही क्या होता है, अलग होके ये अलग रूप ले लेता है इस प्रकार से, यानी इसका ये रूप हो गया, यानी इसका प्रजनन हो गया, इसी को बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्त, इसी को मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है जड़, तना, पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है तो उसको वानस्पतिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, विखंडन क्या होता है, जैसे कोई भी एक जीव है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे इसमें खंड होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं दोस्तों, इसमें खंड होते हैं। तो यहाँ पर एक खंड अगर कट गया तो ये अलग से प्रजनन, यहाँ पर अलग से एक अलग जीव का निर्माण होता है, तो इसको विखंडन बोलते हैं, यानी उसका टूट कर अलग होना। ठीक है, टूट कर अलग हो जाएगा तो उसको विखंडन प्रजनन बोलते हैं दोस्तों। तो हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है। देखिएगा, कंडक्टर का प्रतिरोध R जो है, रेजिस्टेंस, पहले R था, अब क्या कर दिया गया, 2R कर दिया गया। ठीक है, विद्युत धारा आधी हो गई, यानी I जो था पहले, अब कितना हो गया, I/2 हो गया। आधा होने का मतलब ये होता है। ये कब होगा, किस कंडीशन में हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिएगा, I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है, V/R होता है। देखिए, ये जो विभवांतर है ये क्या है, यह यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी नियत है, यह बदल नहीं रहा है, यह नहीं बदल रहा है। ठीक है, जब यह विभवांतर नहीं बदल रहा है तो ध्यान से समझिएगा, जो धारा है दोस्त, यह यहाँ पर प्रतिरोध का क्या है, इनवर्स है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, प्रतिरोध घटा तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रतिरोध घटा कि बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या हुआ, घटा, 2 गुना हुआ है तो आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 2 गुना हुआ है तो यहाँ पर क्या बोला है, आधी हो जाती है। किस कारण होती है, तो I बराबर V/R के कारण होती है। I बराबर V/R के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, I बराबर V/R के कारण होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जा सकने वाले धातु का नाम बताना है दोस्तों। धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है दोस्तों, धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागे तो धातु धनात्मक यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम की बात करें अगर हम, सोडियम क्या है, एक धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा जब, तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 होगा। देखिएगा, 2 8 8 होता है, यहाँ पर 8 होता है नियम से। ठीक है, बोरबड़ी के नियम से होता है, लेकिन बाहरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8। अब बताइए 7 लेना इसके लिए आसान है कि 1 दान करना आसान है। तो आप कहेंगे भाई 7 लेगा तो बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, 1 है इसके पास, 1 दान कर देंगे। तो यहाँ पर 1 दान कर देता है। किसी भी परमाणु क्रमांक, कोई भी अगर तत्व है, कोई धातु है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है,
तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्यागेगा तो धनायन बनाएगा। ठीक है, धनायन बनाएगा, तो ये धातु का यही प्रकृति होती है। अब यहाँ से पूछा गया है कौन सी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा जा सकने वाला धातु का नाम क्या है दोस्तों? सोडियम है। क्या नाम है? सोडियम है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, एक बात अब आप लोग बताएंगे, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। सोडियम के दोस्तों किस में रखा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न होगा यह आज का। देखिए, बोला गया है जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलेंगे हम सघन माध्यम। इस सघन माध्यम है और ये क्या है दोस्तों? ये विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? सघन का मतलब क्या होता है? घनियाया, बहुत ही घनिया गया है, यानी बहुत, जिसके अणु बहुत पास हैं उसको सघन बोलते हैं। अब विरल का मतलब जिसके अणु बहुत दूर हैं वो क्या होते हैं? विरल होते हैं। विरल मान लिया क्या? अणु बहुत दूर। सघन माने क्या? एकदम पास। जैसे देखिए खूब घना जंगल है, एकदम से बिल्कुल घना है, तो क्या बोलेंगे? सघन है। जंगल में पेड़ इक्का दुक्का कहीं है, क्या है? विरल है। ठीक है, देखिए जब आप सघन से विरल माध्यम में प्रकाश को डालेंगे तो होगा क्या? इसको अभिलंब बोला जाएगा। यह अभिलंब है। अभिलंब, ठीक है। जब सघन से विरल के माध्यम में आएगा प्रकाश तो यह विरल से दूर होकर तेजी से आगे बढ़ेगा। विरल से दूर होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब विरल माध्यम में आ गया तो एकदम आज़ाद हो गया, एकदम पूरा इसको भरपूर जगह मिल गया, तो कहीं भाग जाएगा तो कहीं अभिलंब की ओर आएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, जब आज़ादी मिला भैया तो आप कहीं इसमें फंस नहीं आएंगे जेल में, आप दूर भागेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जब जो ही विरल में पहुँचेगा अब तो कहेगा, अब कहेगा प्रकाश की अब तो हम भैया आज़ाद हैं। जब आज़ाद हैं तो वह अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, और तेज़ी से भागेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिलंब की ओर और तथा धीमी हो जाती है ना, अभिलंब से दूर और तेज होती है। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, एकदम बात सही है। अभिलंब से दूर होती है और इसकी गति क्या होती है दोस्तों? गति बढ़ जाती है। बाकी ये सभी क्या हैं? गलत हैं। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत परेशानी है बताएंगे आप लोग। हम लोग दोस्तों 20 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 20 प्रश्न। आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तैयारी दोस्तों मेहनत से करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।